हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रोज खान सर। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश एडीपीओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमने कुछ वीडियो अपलोड कर दिए हैं। हम फिर एक नया एक्ट लेकर आए हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। इसका एक वीडियो में पिछले कल ही मैंने अपलोड किया दोस्तों, लेकिन उसमें कुछ आवाज की परेशानी के कारण मुझे दोबारा आज वीडियो लेकर आना पड़ा। ठीक है, तो अब उस वीडियो को हो सकता है मुझसे आवाज थोड़ी हो गई दिक्कत, तो अब हम उसी वीडियो को मैं आज कुछ नए अंदाज में लेकर आया हूं। आज दोस्तों इसी एक ही वीडियो के माध्यम से मैं पूरा एक्ट समझाऊंगा आपको, और इसे कोशिश करेंगे कि इस धाराओं को सभी को हम इसी वीडियो के माध्यम से याद भी करें। ठीक है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो प्रधान गारंटी सेवा 2010 में लाया गया। कब लाया गया? 2010 में। क्या इससे पहले कोई सेवाएं नहीं दी जा रही थी? दी जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही की जा रही थी, कहीं ना कहीं इंसान काम नहीं कर रहा था, अधिकारी के द्वारा बहुत परेशानी आ रही थी। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2010 में इस एक्ट को विधानसभा द्वारा पारित किया गया। क्या है लोक सेवा? क्या कार्य करती है लोक सेवा? लोक सेवा कार्य करती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो आने वाले जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि से संबंधित जो जानकारी होती है, वो सेवाएं प्रदान करने का हमको राज्य सरकार ने इस एक्ट को इसलिए लाया कि ताकि जो पात्र व्यक्ति हैं उनको शीघ्र ही निश्चित समय के अंदर उनको उनकी सुविधाएं मिले। राज्य सरकार राज्यों के हितों के लिए कानून बनाती है, और हमारे हित के लिए एक कानून 2010 में बना था। ठीक है, और ये कानून राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई और ये कानून किस तरह बनकर हमारे सामने आया और इसका क्या उद्देश्य है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। और ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, और जितने भी एडीपीओ की तैयारी करने वाले दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, हम रोजाना कुछ ना कुछ वीडियो जरूर अपलोड करते हैं, डालते रहते हैं एडीपीओ संबंधित, और भी आप कमेंट करिएगा तो जो क्रिया प्रतिक्रिया होगी उस पर मैं बेस्ट परफॉर्मेंस देने की वो कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। ये राज्यपाल को इसकी अनुमति प्राप्त हुई। कब हुई? 17 अगस्त को। 17 अगस्त 2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, और राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो जाने के बाद हमारा एक्ट बनकर तैयार हो जाता है। कब तैयार हो गया हमारा एक्ट? 17 अगस्त 2010 को हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया। ठीक, उसके बाद हम इसको 18 अगस्त को इसे प्रथम बार प्रकाशित किया गया, और इसे संपूर्ण भारत पर 25 सितंबर 2010 को लागू कर दिया गया। इसकी महत्वपूर्ण डेट तारीख क्या है? 17 अगस्त राज्यपाल की अनुमति, और 25 सितंबर 2010 क्या है? संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू कर दिया गया। ठीक है, यह अनुमति प्राप्त हो गई, एक्ट बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे लागू कब किया गया? तो 25 सितंबर अगस्त के एक माह कुछ दिनों बाद इसे हमें संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू कर दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कब इसे अनुमति मिली, कब इसे लागू कर दिया गया। ये दो ही तारीखें महत्वपूर्ण है। और भारत गणराज्य के 61वें वर्ष, भारत गणराज्य के 61वें वर्ष विधानमंडल द्वारा मध्य प्रदेश के विधानमंडल में इसे रखा गया, और विधानमंडल में से किसका अधिनियमित कर दिया गया? 61वें वर्ष से इस एक्ट को अधिनियमित कर दिया गया। अब ये मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो हमारी है, इसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जब हमको इनकी सेवाएं प्रदान करना, और पात्र व्यक्ति इसके लिए आवेदन करता है, और उस पात्र व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर ये लोक सेवा का जो व्यक्ति वहां पर कार्य करता है, अधिकारी होता है, उसे निश्चित समय के अंदर उस व्यक्ति को क्या देना होता है? उसकी निश्चित समय सीमा के अंदर उसको प्रमाण पत्र जारी करना होता है। लेकिन वो देर अंधेर करता है, प्रमाण पत्र जारी नहीं करता, या नामंजूर कर देता है, या देरी करता है, मतलब निश्चित समय के बीत जाने के बाद, तो उस व्यक्ति को अधिकार है, उस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को अधिकार है कि वह अधिकारी के खिलाफ कि उसने हमारा ये प्रमाण पत्र हमने को दिया और अभी तक हमको प्रमाण पत्र नहीं दिया है, तो उसके खिलाफ हम क्या करेंगे? प्रथम अपील अधिकारी को अपील करेंगे, और उसके निर्णय से भी हम संतुष्ट नहीं है, और द्वितीय अपील अधिकारी को हम यह अपील दायर करेंगे। फिर ठीक है, फिर वो जो निर्णय देंगे उस निर्णय के आधार पर हमें इस एक्ट को आज समझ रहे हैं दोस्तों हम। ठीक है, तो इसकी धारा 1 क्या बताती है, और इसका उद्देश्य बता चुके हैं, हम बता दें आपको एक बार और। राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर, राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, क्योंकि इंसान को बहुत जरूरत होती है प्रमाण पत्र की, कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है, मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत किसी कंडीशन बहुत ज्यादा होती है कि किसी को बहुत जरूरी हो जाता है, निश्चित समय के अंदर नहीं मिल पाता, तो काफी लॉस हो जाते हैं। जब बहुत जन्म प्रमाण पत्र मिलना बहुत जरूरी है, कभी कभी लॉस हो जाता है, बहुत नुकसान होता है बच्चों की मतलब जो इनको जरूरत होती है। ठीक है, तो इससे संबंधित कानून जरूर लाया गया, और 2010 में लाया गया है, महत्वपूर्ण कानून है। काफी परेशानियां इंसानों को होती है। ठीक है, निश्चित समय के अंदर किसी को सेवा ना मिलना। ठीक है, तो जिसके लिए हम आज इसका दंड का प्रावधान किया गया है, पेनल्टी लगाई गई है। यदि वो अधिकारी लापरवाही करता है, लापरवाही बरतता है, समय पर कार्य नहीं करता है, तो उसको आप ये व्यक्ति को जरूर देखिए, समझिए, और ऐसे लोगों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी समझे कि हाँ यार इसमें प्रावधान किए गए हैं और कुछ सजा दिलाएं। ठीक है,
तो तीन व्यक्ति हैं यहाँ पर पदाधिकारी, जिसको हम आवेदन करते हैं भैया हमें यह प्रमाण पत्र चाहिए, हमें निश्चित समय सीमा पर दें, ठीक है, वो नहीं देता है तो अपील करेंगे प्रथम अपील अधिकारी को, उसके निर्णय से संतुष्ट है तो फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन नहीं तो द्वितीय अधिकारी को हम अपील करेंगे, ठीक है। ये सारा फंडामेंटल रिफॉर्म हमारा करता है, तो राज्य सरकार इसको पूरी व्यवस्था तंत्र को चलाती है, ठीक है। राज्य सरकार ने इसको बनाया, राज्य सरकार ने ही हमारे जनताओं के लिए इस एक्ट को लाया 2010 में। आइए शुरुआत करते हैं धारा 1, संक्षिप्त नाम विस्तार आरंभ। आप प्लीज या तो डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट लेकर चले, या नहीं हो तो आप पेन कापी लेकर चले और जो मैं बोलते चलूं उसे आप लिखते चलें। अब आपका आज एक्ट पूरा कंप्लीट होगा। संक्षिप्त नाम विस्तार आरंभ। इस एक्ट का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010, क्रमांक 24 सन 2010। विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू। मध्य प्रदेश सरकार जिस दिन चाहे राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा उसे लागू कर सकती है, और उसकी लागू डेट है दोस्तों 25 सितंबर 2010। 25 सितंबर 2010 को इसे संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू कर दिया गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, एमपीपीएससी में भी इस एग्जाम को जोड़ा गया था, ठीक है। क्या पूछा जाएगा, कब राज्यपाल की अनुमति मिली, तो 17 अगस्त को। कब इसे लागू किया गया, तो 25 सितंबर को। और ये कहां पर लागू है, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश पर। आइए बात करते हैं धारा 2 की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 2 परिभाषा के बारे में बताती है। धारा 2 एक बताता है जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, परिभाषाओं का अर्थ यही रहेगा। आइए धारा 2(1) का देखते हैं, जो बताता है पदाविहित अधिकारी। पदाविहित अधिकारी कौन होगा, जिस लोक सेवा के अंदर उस अधिकारी को बिठाया गया है कि भैया आप सेवाएं दें, उस सेवा हमको जिस सेवा की जरूरत है उसके लिए हम पदाधिकारी को आवेदन करेंगे कि हमें इस समय सीमा के अंदर हमें हमारा प्रमाण पत्र जारी करें, ठीक है। तो पदाविहित अधिकारी धारा 3 में बताया गया, धारा 3 लिखी हुई है, धारा 3 के अंतर्गत बताया गया है, वह यहाँ परिभाषा में बताया गया है 2(क) में। 2(ख) पात्र व्यक्ति। पात्र व्यक्ति कौन होगा, ठीक है। तो पात्र व्यक्ति जिसे आवश्यकता है, पात्र व्यक्ति धारा 2(ख) में। धारा 2(ग) प्रथम अपील अधिकारी, धारा 3 के अंतर्गत बताया गया, इस एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत बताया गया प्रथम अधिकारी से आशय। विहित से क्या आशय है, विहित के अंतर्गत नियम आते हैं, इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए, इस एक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं वो विहित के अंतर्गत आते हैं 2(घ)(d). यहाँ सेवा का अधिकार, तो सेवा का अधिकार धारा 3 के अंदर बताई गई सेवा के अधिकार का आशय लगाया जाएगा। 4 सेवा से अभिप्रेत, सेवा से क्या अभिप्राय है। और 6 द्वितीय अपील अधिकारी धारा 3 के अंतर्गत। जा राज्य सरकार, राज्य सरकार से क्या आशय है, तो राज्य सरकार से मध्य प्रदेश सरकार राज्य सरकार से क्या आशय है, तो राज्य से मध्य प्रदेश सरकार। और झंडे का निश्चित की गई समय सीमा के भीतर कार्रवाई करके उसका प्रमाण पत्र जारी करना, या नहीं करने पर उसे दंड का प्रावधान धारा 3 के अंतर्गत बताया गया है, वही यहाँ पर परिभाषा में दिया गया है धारा 3 के अंतर्गत, ठीक है। तो धारा 3 हमारी महत्वपूर्ण धारा है। आइए धारा 3 को देखते हैं। सेवाओं पदाविहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारी हो तथा द्वितीय अपील अधिकारी हो तथा निश्चित की गई समय सीमा की अधिसूचना। क्या बताया गया है अधिसूचना के बारे में, तो राज्य सरकार क्या है दोस्तों, राज्य सरकार को समय समय पर उन सेवाओं पदाविहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील अधिकारियों तथा निश्चित की गई समय सीमा को अधिसूचित कर सकेगी। कौन कर सकेगी, राज्य सरकार इसको अधिसूचित कर सकेगी, और वह अधिनियम उनको लागू होगा, और यह अधिनियम राज्य सरकार इसे करेगी अधिनियमित, उनको यह अधिनियम एक्ट लागू होगा, ठीक है। आइए धारा 4 देखते हैं। निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार। निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार, हमारा अधिकार है कि निश्चित की गई समय सीमा के भीतर हमको वो सेवाएं प्रदान करें। यदि नहीं करता है, लापरवाही करता है, विलंब करता है, तो उसका दंड का प्रावधान भी इस एक्ट के अंतर्गत किया गया है। आइए समझते हैं, ठीक है। पदाविहित अधिकारी धारा 3 के अधीन अनुसूचित से कोई सेवा प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति को निश्चित समय के भीतर सेवाएं प्रदान कराएगा, ठीक है। धारा 4 हमारी। आइए धारा 5 देखते हैं। निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान करना, निश्चित की गई समय सीमा में सेवाएं प्रदान करना। धारा 5(1) क्लॉज 1 बोलता है अधिसूचित सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवेदन पदाविहित अधिकारी को इस प्रकार प्राधिकृत करके अधीनस्थ जो उसकी व्यक्ति को जिसे राज्य सरकार आवेदन प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करे प्रस्तुत किया जाएगा, और ऐसे आवेदन की समग्र प्रति दी जाएगी
निश्चित की गई समय सीमा पर ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से प्रारंभ होगा। कब से प्रारंभ होगा? तो उस तारीख से जिस दिन इसे दिया गया उस दिन तारीख से ये प्रारंभ होगा। धारा 5(2) पदावित अधिकारी उपधारा 1 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर पदावित अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन प्राप्त होने पर निश्चित की गई समय सीमा में या तो सेवाएं प्रदान कराएगा या आवेदन नामंजूर करेगा। या तो सेवाएं प्रदान करेगा या फिर आवेदन उसको लगता है कि नामंजूर है उसमें आवेदन तो नामंजूर करेगा, और नामंजूर करने की स्थिति के कारण को अभिलिखित करते हुए आवेदक को सूचित करेगा। नामंजूर करने की स्थिति को आवेदक को भी सूचित करना होगा। धारा 5(2) क्लोज 2 में बताया गया है। ये हमारी धारा 5 कंप्लीट। धारा 6 देखिएगा, अपील के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। जब कोई व्यक्ति पदावित अधिकारी को आवेदन करता है तो फिर निश्चित की गई समय सीमा के अंतर्गत वह व्यक्ति को क्या करे, उसका पात्र व्यक्ति को उसको जो मांगा गया वो दे। लेकिन यदि वो व्यक्ति नहीं देता है या नामंजूर या कुछ भी नामंजूर कर देता है लेकिन कोई सूचना नहीं मिलती है तो वहां पीड़ित व्यक्ति क्या करेगा कि वह अपील करेगा किसको, प्रथम व्यक्ति अधिकारी को। फिर वो उस अपील से संतुष्ट नहीं है तो वो अपील करेगा द्वितीय प्राधिकारी अपील को। ठीक है, तो इस तरह अपील का प्रावधान किया गया है। ये काफी क्लोज 1, क्लोज 2 और क्लोज 3 ये थोड़ी बड़ी डेट है, थोड़ी बड़ी क्लोज, ये धारा 6 बड़ी है, इसलिए आप इस डायरेक्ट में देख लीजिएगा डायरेक्ट में। इसमें सिर्फ यही प्रावधान है कि अपील क्या है। तो अपील के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति है, वो परेशान, वो निर्णय नहीं दिया गया, सूचना नहीं दी गई है, तो वह व्यक्ति अपील के माध्यम से वो जानकारी लेगा। ठीक है, और 30 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा और 60 दिन के भीतर द्वितीय अधिकारी को अपील कर सकेगा। आप देख लीजिएगा 60 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर बताया गया है प्रथम अपील प्रथम अधिकारी को और सेकंड को 60 दिन के भीतर। आप थोड़ा समझ लीजिएगा। आइए बात करते हैं शासित की पेनल्टी की। जहां द्वितीय अपील अधिकारी की यह राय है कि पदावित अधिकारी बिना पर्याप्त युक्त कारण की सेवा प्रदान करने में असफल रहा, बिना युक्त कारण के सेवा देने में असफल रहा, तो वह पदावित अधिकारी को पर ऐसी एक मुक्त राशि अधिरोपित कर सकेगा। या तो एक मुक्त राशि अधिरोपित कर सकेगा या जो 500 रुपए से तो कम नहीं होगा और जो 5000 रुपए तक हो सकेगा। ठीक है, जो 500 रुपए से कम नहीं होगा और जो 5000 रुपए तक हो सकेगा। दंड का कौन करेगा? सेकंड अधिकारी, कौन? द्वितीय अपील अधिकारी इसको जुर्माना अधिरोपित करेगा। अब जहां द्वितीय अपील अधिकारी को यह राय है कि पदावित अधिकारी बिना पर्याप्त कारण के तथा युक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विलंब करता है, तो पदावित अधिकारी पर ऐसे विलंब के लिए 250 रुपए प्रतिदिन के मान से शासित और अधिरोपित कर सकेगा। क्या करेगा? ऐसा पेनल्टी 250 रुपए तक हो सकेगी जो प्रतिदिन, और जो अधिकतम 5000 रुपए तक हो सकेगी द्वितीय अपील अधिकारी यहाँ पर उससे मांग सकेगा। ठीक है, क्लोज 2 बताता है प्रथम अपील अधिकारी हमें ऐसी शासित अधिरोपित कर सकेगा जो 500 रुपए से कम तथा 5000 रुपए से अधिक नहीं होगी। जब कोई अधिकारी को ये काम करने का उसका अधिकार है वो नहीं करता है बिना किसी कारण के। ठीक, ये भी काफी बड़ी बताया गया है इसके बारे में, आप एक मरतबा देख लीजिएगा डायरेक्ट को। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं धारा 8 को। आइए धारा 8 ये बताती है पुनरीक्षण रिवीजन। ठीक है, रिवीजन के बारे में प्रावधान किया गया धारा 8 में। तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम धारा 8 क्या प्रावधान करती है? धारा 8 बताती परीक्षण के पुनरीक्षण के बारे में, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिवीजन। तो रिवीजन का प्रावधान किया गया है द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन, द्वितीय अपील अधिकारी के द्वारा इस अधिनियम के अधीन शासित अधिरोपित करने संबंधी दिए गए किसी आदेश से व्यथित पदावित अधिकारी अथवा प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश की तारीख से 60 दिन की कला अवधि के भीतर, 60 दिन की कला अवधि के भीतर पुनरीक्षण के लिए, रिवीजन के लिए राज्य सरकार द्वारा नामदृष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा। 60 दिन के भीतर राज्य सरकार द्वारा नामदृष्ट व्यक्ति को, अधिकारी को आवेदन कर सकेगा और वह विहित प्रक्रिया के अनुसार उसका निराकरण करेगा, और वह विहित प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उसका निराकरण करेगा। ठीक है, तो धारा 8 में क्या प्रावधान किया गया है? रिवीजन पुनरीक्षण के बारे में। धारा 8 का बताती है नामदृष्ट अधिकारी के आदेश का पुनर्विलोकन। नामदृष्ट अधिकारी के आदेश
के पूर्वी लोक मतलब रिव्यू। अब रिव्यू करने का प्रावधान धारा 8 का में किया गया है। धारा 7 की उपधारा 5 के अधीन खंड खा में अधीन पारित किसी आदेश से व्यतीत द्वितीय अपील अधिकारी उस आदेश की तारीख से 60 दिन के कालावधि के भीतर पूर्वावलोकन हेतु निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा और नामनिर्दिष्ट अधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का निराकरण करेगा। कानूनी कार्यवाही वो कानूनी अनुसार अपनी कार्यवाही का निराकरण करेगा जो राज्य सरकार अधिकारी को निर्दिष्ट करेगी। धारा 9 सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। जो कार्य किसी सद्भाव पूर्वक ध्यान सतर्कता से किया जाता है उस कार्य में यदि कोई कार्रवाई में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए इस एक्ट में सद्भाव पूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण दिया गया है, उसे प्रोटेक्शन दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति के साथ सजा नहीं दी जाएगी जो सद्भाव पूर्वक की गई हो, सतर्कता के साथ की गई हो, कोई गलती नहीं की गई हो, जानकर अनजान में हो जाती है तो उसके लिए धारा 9 में संरक्षण दिया गया है। धारा 9 सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण के बारे में प्रावधान करती है। धारा 10 नियम बनाने की शक्ति। तो राज्य सरकार इस एक्ट के लिए नियम बना सकती है। ठीक है, तो राज्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भाव पूर्वक की जाने की कार्रवाई हो गया तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन क्रियान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी और बनाए गए प्रत्येक नियम विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। राज्य सरकार नियम बनाएगी, वो नियम बनाए जाने के पश्चात विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे, विधानमंडल के समक्ष उसे पढ़ के सुनाया जाएगा और उसे फिर लागू से क्या करते हैं उस नियम को भी लागू कर दिया जाता है। कठिनाई दूर करने की शक्ति। तो कठिनाई दूर कौन करेगा? तो कठिनाई दूर करने की शक्ति राज्य सरकार को है। इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावशील करने में कठिनाई होती है तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले आदेश द्वारा कठिनाई दूर कर सकेगी। कैसे करेगी दूर? जो असंगत ना हो ऐसे आदेश द्वारा ही इस कठिनाई को दूर करेगी। तो इस एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं दोस्तों? तो इस एक्ट में कुल 11 धाराएं हैं जो आज हमने 11 धारा देखी है। हमारा ये एक्ट आज पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है और हमारा इस तरह से हमारे एडीपीओ के मैंने लगभग सभी एक्ट हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक फॉर वॉचिंग।